हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और जैसा कि आपके सीए फाइनल के एग्ज़ाम में अब 41 या 42 डेज ही बचे हुए हैं, और अब तक आपने डिसाइड कर ही लिया होगा कि आपको बोथ ग्रुप देना है या सिंगल देना है, और सिंगल में आपको फर्स्ट ग्रुप देना है या सेकंड देना है। और आपने अब तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर भी दी होगी। तो मैं इस वीडियो में आपसे पूरा डिस्कस करूँगा कि सब्जेक्ट वाइज सारी आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए रिवीजन की। ठीक है। और मैं एज्यूम करता हूँ पहले से ही कि आप लोगों ने इससे पहले वाला अटेम्प्ट दिया हुआ है, तो आपको हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा आइडिया है, आपने पहले कर रखा है। ठीक। और इसमें सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो कि आप कोई भी वीडियोस मत देखिए, रिवीजन वीडियोस। ठीक है। मैं ज़्यादातर बच्चों को क्या देखता हूँ आजकल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, कि वो टीचर्स की वीडियोस देखते हैं। उसमें उन्होंने क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हुए होते हैं, और बच्चे डायरेक्टली क्वेश्चन उनके थ्रू ही सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पे टीचर सॉल्व कर रहा है, यहाँ बच्चे को लग रहा है मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है। और अगर उनको समझ में आया हो या ना आया हो, वो रिवाइज खुद से नहीं करते हैं, वो करते हैं रिवीजन वीडियो से। तो ये बिल्कुल भी गलत है, इससे आपको कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आपने पहले अटेम्प्ट में कोचिंग कर रखी है, तो उसके आपके पास नोट्स तो होंगे ही, तो आपको उसके नोट्स यूज़ कर लेने हैं। प्लस क्वेश्चन बैंक आपका, किसी न किसी का तो आपका क्वेश्चन बैंक होगा ही आपके पास, और होना ज़रूरी भी है एफआर में। ठीक है। तो आपको उसी क्वेश्चन बैंक से, जब आपने पहली बार रिवीजन किया होगा, पहली बार पढ़ा होगा पिछले अटेम्प्ट में, तो आपने कुछ क्वेश्चन आपने मार्क कर रखे होंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन जो मार्क कर रखे होंगे, सिर्फ वही करना है। ऐसे तो हर एक बड़े बड़े चैप्टर्स में 100 150 क्वेश्चन है, आपको सारे नहीं करने हैं। आपने जो सिर्फ मार्क कर रखे होंगे या जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, आपको सिर्फ उनको ही सॉल्व करना है। आप सारे करने बैठेंगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है। अगर आपने मार्क करके पहले रखे हुए हैं क्वेश्चन, तो आपने सॉल्व किया होगा, नहीं हुए होंगे वही इंपॉर्टेंट वाले। अब आपके छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व नहीं करते बैठने हैं। जैसे मान लीजिए आप बिजनेस कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, तो उसमें कैलकुलेशन आप पीसी के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं छोटे छोटे, आपको ये सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। आपको कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये आपने पहले कर रखे हैं। तो आपको सिर्फ डायरेक्ट बड़े क्वेश्चन पे जंप करना है। आपने जो क्वेश्चन मार्क करके रखे हैं, आपको सीधा उनको ही उठा के सॉल्व करना है। ठीक है। और दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि रिटन प्रैक्टिस आपको करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ कैलकुलेटर पे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर मैंने क्या देखा है कि लोग कैलकुलेटर पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और उन्हें लगता है आ गया, और जबकि एग्ज़ाम में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है ना। तो इस एग्ज़ाम में आपका हाथ नहीं चलेगा, किसी न किसी स्टेप पर रुक जाएगा, फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा। और ये इसीलिए होता है क्योंकि आपने घर पे पूरा सारे, जैसे बड़े क्वेश्चन हो जो 3 4 पेज के होते हैं, उसमें काफ़ी सारे स्टेप होते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4। तो आप सारे लिख के क्वेश्चन सॉल्व करिए। इससे आपको क्या होगा कि आपका हाथ और ट्रेन हो जाएगा, और आपका माइंड भी ट्रेन हो जाएगा। तो जब हैंड एंड माइंड कनेक्शन होता है ना, तभी वो एग्ज़ाम में आपके हाथ चलते हैं क्वेश्चन में, वरना आप किसी न किसी स्टेप पे जाके फंस जाते हो। ठीक है। तो यही है कि सबसे पहली बात क्या है, आपको आपने जो नोट्स बनाए होंगे टीचर के वो देखने हैं, और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये दो ही चीज़ें इसमें आपको करनी है। और इसमें आपको ट्राई करिएगा कि 80 से 85% सिलेबस आप इसको कवर करिए। बहुत वास्ट है मुझे पता है, पर इसमें बड़े बड़े, अब इसमें देखिए आपका सीक्वेंस क्या हो सकता है, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे अगर आप मॉड्यूल उठाओगे इंस्टीट्यूट की, तो उसमें उन्होंने कैसे सीरियल वाइज दिया है। जैसे एक पहले एसेट के सारे एसेज दिए हैं, जैसे आपका इंडेस 40 हो गया, 36, मतलब सारे पहले एसेट के एक साथ दिए हैं। फिर उन्होंने लाइबिलिटीज वाले फिर सारे शुरू किए हैं, जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड चैप्टर आते हैं, फिर जाके उन्होंने बड़े चैप्टर पे जंप किया है। ठीक है। तो आप भी अगर चाहो तो ऐसा ही कर सकते हो कि पहले एसेट के सारे कवर कर लो, फिर लाइबिलिटी के कवर कर लो। इससे क्या होगा कि जो जैसे बड़े चैप्टर्स हैं आपके, उनके सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे इसमें कवर हो जाते हैं, और ऐसे आपका चैप्टर निपटता भी जाएगा छोटा छोटा, तो सही भी है, उससे भी अच्छे खासे मार्क के आपको क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है। तो आप कम से कम 80 to 85% आप कवर करने की कोशिश करिएगा एफआर में। ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है। अब देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट छोटा है कंपैरेटिवली ऑल सब्जेक्ट के, ये छोटा है। तो इसमें ट्राई करिएगा कि 100% इसका कवरेज हो जाए। ठीक है। मुझे पता है एक दो चैप्टर्स इसमें डिफ़िकल्ट है, उनके बारे में बाद में बात करेंगे, जब सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हर एक सब्जेक्ट में कि कौन कौन से चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अभी एक जनरल स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको चाहिए कि पूरा का पूरा लगभग 100% सिलेबस कवर करे। ये ईजी भी है, एग्जामेशन भी आ सकती है आपकी,
और इससे आपका ग्रुप भी निकल सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो कोशिश करिएगा कि 100% सिलेबस इसमें करिए, ठीक है। दूसरा क्या है, आपको आईसीआई का मॉड्यूल फॉलो करना है। इसमें क्वेश्चन बैंक किसी के मत लीजिए, इसमें आप डायरेक्ट आईसीआई के क्वेश्चन करिए, इसको सॉर्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। और आईसीआई में जितने उन्होंने इलस्ट्रेशन और टीवाईक्यू में दिया है ना, इससे आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन बैंक से आपका लेंदी हो जाएगा। आप हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन बैंक फुल्ली नहीं कर सकते, ठीक है। आपको मतलब शॉर्ट में करना भी पड़ेगा इसमें, और इसमें काम बन जाएगा आपका, क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें रिवीजन वीडियोस पहले तो आपको कोशिश करना है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट सारे चैप्टर्स के क्लियर हैं तो आपको नहीं करना है रिवीजन वीडियोस। पर अगर इक्का दुक्का कोई सब्जेक्ट है, मतलब इक्का दुक्का कोई चैप्टर है इसमें, सिलेक्टिव चैप्टर, तो उसके आप रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका फॉरेक्स हो गया, तो किसी का अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है तो बहुत सारे टीचरों ने 4-5-6 घंटे में उसको फुल्ली कवर करा दिया है। तो आप उसके कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि कम से कम रिवीजन वीडियोस देखें, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जैसे इसमें है, इसमें जैसे छोटे मोटे भी क्वेश्चन है ना, तो वो आप सॉल्व इसमें वाले में सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन में भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और क्लैरिटी मिलती है आपको, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन इसमें सारे करने की कोशिश करिएगा, और उसके बाद आप मार्क कर लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो आपको पहले बार में बिल्कुल भी नहीं बने, उनको अगली बार जब नेक्स्ट रिवीजन आप करिएगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें थियरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इसमें थियरी वाले चैप्टर्स जो हैं उसको आप थॉरोली रिवाइज करिएगा, तो उसमें 12 से 15 मार्क्स की थियरी इसमें आराम से आती है, तो इससे कवर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं ऑडिट पे। अब देखिए, ऑडिट किसी को आसान भी लग सकता है, किसी किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात क्या है, आप एक कॉन्सेप्ट नोट्स ले लीजिएगा और एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, और आपको रिवाइज कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे आपके पास कॉन्सेप्ट नोट किसी न किसी का होगा ही, ज़्यादातर बच्चों के पास शुभम केसवानी सर का है या अंकुश चिड़ीमार सर का है, किसी का भी है। अब एक क्वेश्चन बैंक शायद आप अतुल AIR1 वाले जो हैं उनका ले सकते हैं, या किसी का भी ले सकते हैं क्वेश्चन बैंक। एक क्वेश्चन बैंक ऑडिट में इसमें भी कंपलसरी है आपका, ठीक है। अब देखिए इसको रिवाइज कैसे करना है। अब देखिए, जैसे ऑडिट थियरी सब्जेक्ट है ना, आप उसके कॉन्सेप्ट में कितना भी पढ़ लीजिए, पर एग्जाम में वो आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर आप उसको डायरेक्ट थियरी के फॉर्म में पढ़ा होगा ना, जैसे अलग अलग टॉपिक और अलग अलग उसके अंदर के सब टॉपिक्स, उसके अंदर की थियरी, तो फिर जब आपका जो माइंड है ना, जब क्वेश्चन देखता है तो सबसे पहले सर्च करता है, ठीक है, सर्च करने की कोशिश करता है। और इसको सबसे करने का आसान तरीका क्या है, आप इसको क्वेश्चन बैंक से कवर करिए, ठीक है। आप जो कॉन्सेप्ट नोट उठाइए और उसमें, और साथ ही साथ उस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक भी उठाइए, और देखिए किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। और उन टॉपिक को आप कॉन्सेप्ट नोट से कट कर दीजिए कि हमें इसको यहाँ से नहीं पढ़ना है, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ना है। और आप ऐसे करेंगे तो देखेंगे कि मुश्किल से 1-2 कॉन्सेप्ट ही ऐसे होंगे किसी न किसी हर चैप्टर्स के, जिन पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, उनको आपको वहाँ पे मार्क कर लेना है, बाकी कॉन्सेप्ट काट देने कॉन्सेप्ट बुक से, ठीक है। और बाकी सारे टॉपिक को आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में क्वेश्चन बैंक से ही कवर करना है। इसमें क्या है, इससे आपका क्या फ़ायदा होगा कि जब आप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपका माइंड क्लिक कर जाएगा कि कौन सा आंसर है उस क्वेश्चन का। और ऐसे अगर आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं पढ़े होते हो, डायरेक्ट थ्योरी के फॉर्म में पढ़े होते हो, तो उससे वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है कनेक्ट करने में कि ये क्वेश्चन के अंदर आंसर, आपको पूरा चैप्टर याद आ जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में इतने ही कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन फिर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं याद आएगा कि कौन सा आंसर लिखना है वहाँ पे, ठीक है। और जब आप उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ोगे तो आपका माइंड क्लिक कर लेगा आसानी से, ठीक है। बस यही है, इसमें 2 ही चीज़ें हैं। DT, अब DT में देखिए आपको इसमें भी एक कॉम्पैक्ट और एक कंपाइलर, एक क्वेश्चन बैंक चाहिए होगा और एक कॉन्सेप्ट नोट चाहिए होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट नोट तो ज़्यादातर लोग BB सर का यूज़ करते हैं, आप भी कर सकते हैं अगर आपने उनसे कोचिंग करी है, या किसी और सर से अगर आपने कोचिंग करी है तो कर लीजिए। कंपाइलर आप इनका ले सकते हैं, या इसमें भी आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं अतुल भाई का, उनके भी अच्छे हैं क्वेश्चन बैंक उनका, ठीक है। तो आप उनका भी क्वेश्चन बैंक फॉलो कर सकते हैं। और इसमें जैसे थियरी अगर आप कॉम्पैक्ट से पढ़ने जाएंगे ना, तो इसमें भी बहुत लेंदी थियरी है, तो आप एक बार जस्ट रीडिंग मारिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, और फिर क्वेश्चन करने पे जंप कर जाइए, ठीक है। अब इसमें जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, अब इसमें बहुत ज़्यादा मैं देखा हूँ कितने लोग खाली थियरी ही बार बार रिवाइज करते हैं, उसको क्वेश्चन में उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब उसको असली आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना क्वेश्चन करके ही होगी। तो जब आप क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ना करना, तो जब आप क्वेश्चन करिएगा, तो क्वेश्चन करने के बाद उसके जो नोट्स दिए होते हैं, हर एक क्वेश्चन में नोट्स दिए होते हैं, बच्चे क्या करते हैं सिर्फ क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं और
उठाकर क्वेश्चन बैंक से मिलाते हैं कि हाँ मेरा सही है कि नहीं। आप क्या करिएगा, उसके नोट्स होते हैं, नोट्स पढ़िए। जो आपका पॉइंट गलत हुआ है या जो आपका पॉइंट सही हुआ है, ठीक है, उसके जब आप नोट्स पढ़ेंगे, जैसे बीबी सर के भी कंपाइलर में दिया हुआ है या अतुल जी के भी कंपाइलर में दिया, सारे में नोट्स दिए होते हैं। तो हर एक पॉइंट जो एडिशन है या जो लेस है, जो किसी आपने क्यों कंसीडर नहीं किया है उसको, वो सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको नोट्स में मिल जाती है। इससे आपको चैप्टर भी पूरा फुल्ली रिवाइज भी हो जाता है क्वेश्चन बैंक करते करते, अगर आप उसके नोट्स अच्छे से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं। और आईडीटी पे आ जाते हैं अब, ठीक है। इसमें भी आपके पास एक कॉन्सेप्ट नोट होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, इसमें आप अगर चाहिए तो आईसीआई की मॉड्यूल जो है वो आपको, अगर आपके पास आपने सिर्फ उसी से ही पढ़ा है तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी उन्होंने अच्छा मॉड्यूल दिया है इसका, आईडीटी का तो मॉड्यूल अच्छा है। आप चाहिए तो, अगर आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं पढ़नी है तो डायरेक्ट डायरेक्ट सेक्शन वाइज भी उन्होंने पहले दिया है, फिर उसको एक्सप्लेन किया है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट सेक्शन पढ़ के भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और सबसे पहली बात है, सबसे आखिरी में उन्होंने लेटेस्ट रिकैप्सुलेट करके दिया है, तो वो एक समरी टाइप का चार्ट में भी दिया है, तो उससे भी रिवाइज कर सकते हैं आप, तो इससे अच्छी होगी। पर इसमें भी आपको एक क्वेश्चन बैंक तो चाहिए ही होगा, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन बैंक इसमें भी चाहिए, पर इसमें आपको क्वेश्चन क्या है, लिमिटेड करने हैं, ठीक है। लिमिटेड कैसे, अभी बताता हूँ। जैसे आपने सबसे पहली बात क्या है, इलस्ट्रेशन के सारे क्वेश्चन कर लिए, टीवाई के कर लिए। अब उसके बाद जिस भी टीचर से आपने पढ़ा होगा, उसने आरटीपी या एमटीपी के पिछले 3-4 साल के उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए होंगे। सिर्फ आपको सिर्फ उतने ही अलग से क्वेश्चन करने हैं, बाकी आपको मॉड्यूल वाले ही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अब सिमिलर टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको उनको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे अगर आप आईसीआई के बुक देखोगे तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ठीक है, इसमें ही आपके 55 to 65 मार्क्स कवर हो जाते हैं। तो अगर आप ये दो मॉड्यूल बहुत अच्छे से थॉरोली कर लेते हो, उसके बाद कुछ थियरी चैप्टर इसमें से एडिशन कर लेते हो, जैसे आपके इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, डिमांड रिकवरी, ऑफेंसेस पेनाल्टी, अपील रिवीजन, ये अगर आप कर लेते हो रिपीटेडली, मतलब 4-5 बार रिवाइज कर, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आप बैठोगे 1-1 घंटे में, आधे घंटे में एक एक चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। आप 2-2, 3-3, 4-4 बार उसको रट लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, तो इससे भी कम से कम आपको 15 से 20 मार्क इस वाले पोर्शन से भी, थ्योरी से भी आपको देखने को मिल जाता है वहाँ एग्जाम में, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, पहला और दूसरा मॉड्यूल आपने कर लिया अच्छे से, पहला दूसरा मॉड्यूल आपने कर लिया, 55 to 65 आपका पक्का वहाँ से आता है। उसके बाद आपने थियरी वाले कर लिए, और फिर आप कस्टम को तो करोगे ही, कस्टम में 1-2 ही चैप्टर्स हैं, वो कर लोगे आप तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसमें आप वही इलस्ट्रेशन कर सकते हो, मॉड्यूल के टीवाई की कर ले सकते हो, इतना एनफ है। और जो आरटीपी, एमटीपी, आरटीपी आपका है, एमटीपी है आपका, इससे जो आपके टीचर्स ने मार्क कराए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप वो कर सकते हो, वो कर लोगे आपका काम बन जाएगा। कभी कभी होता है ना, आरटीपी या एमटीपी में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आए हुए होते हैं और वो टीचर्स मार्क करा दिए होते हैं कि हाँ ये है, आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चन बैंक बहुत मोटा है, तो ठीक है, आपको सेलेक्टिव करना पड़ेगा इसमें। बाकी इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई सारे सब्जेक्ट की बात। अब आईबीएस में मैं कोई, अब देखिए आईबीएस का जो है, मैं ऐसे कोई उसकी स्ट्रेटजी बनाया नहीं हूँ, क्योंकि उसकी सारी स्ट्रेटजी जो है एग्ज़ाम में फेल हो जाती है। मैं आपकी जगह क्या होता तो मैं आईबीएस में क्या करता, मैं आपको वो बता सकता हूँ। जैसा कि मैंने देखा है पिछले 2 बार से पेपर काफ़ी टफ आ रहा है और आईसीआई कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं अगर होता तो इसका एक ही इलाज है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और अपने माइंड को ट्रेन करना है कि कैसे आंसर ढूंढें, ठीक है। अब उन्होंने 40-50 कुछ के स्टडी दी हुई हैं, आप वो सॉल्व कर लीजिए, उनमें से कम कुछ नहीं तो 10-15 तो खुद से करके ही देखिए। अब मैं ज़्यादातर बच्चों को इसमें भी क्या देखा हूँ, इसमें भी वो लोग टीचर्स ने सॉल्व कराया हुआ है यूट्यूब पे पूरा सारे केस स्टडी, वो लोग बैठते हैं, कान में ईयरफोन लगाते हैं और वीडियो चलाते हैं, और सीधे सीधे वो क्वेश्चन टीचर सॉल्व कर रहा है और आप वहाँ पे उसके थ्रू देख के कर रहे हो। तो इससे क्या है, आपका ब्रेन नहीं ट्रेन हो रहा है क्वेश्चन ढूंढने के लिए। तो आप क्या करिए, आप सारे सब्जेक्ट के बुक अपने पास रखिए, किसी भी दिन, सैटरडे संडे जिस दिन भी आपका मन करे, आप सारे सब्जेक्ट के बुक अपने पास रखिए और उठाइए क्वेश्चन और फिर सॉल्व करना शुरू करिए, और एकदम रियल लाइफ एग्जाम वाला सिनेरियो आप इमेजिन करिए। और मैं तो कहता हूँ कि आईबीएस को स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया, सबसे पहली फर्स्ट 10 केस स्टडी जो आपको करनी है ना, वो आपके पिछले 2 एग्जाम के करनी है। पिछले 2 एग्जाम बहुत टफ आए हैं, ऐसा मैंने देखा है और सुना भी है लोगों से जिन्होंने एग्जाम दिया था। तो आपको सबसे पहले सितंबर 25 का आईबीएस का पेपर उठाना है, उसके जो 5 केस स्टडी है ना, एक एक करके कर लो, 2-2 करके एक एक दिन में कर लो, कर लो। आपको ऐसे ही करना है। अब
जैसे आपने पहली केस स्टडी उठाई और आपने सारे बुक्स अपने आसपास रख लिए, केस स्टडी आप पढ़ो, दिमाग लगाओ, उसमें देखो पहला कौन से सब्जेक्ट से है, और फिर आप उसको ढूंढने की कोशिश करो। फिर आप जब पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे ना, पांचों केस स्टडी, या अगर एक एक करके कर रहे हो तो एक एक करके ही आप खुद से चेक करो और देखो कितना सॉल्व हो पाया है आपसे, या कितना आप करीब पहुंच पाए हो परफेक्ट आंसर के, जो सजेस्टेड आंसर होते हैं ICAI के। ठीक है, मेरे हिसाब से यही स्ट्रेटेजी आपके लिए बेस्ट होगी। आप इसमें जैसे आप इसमें खुद करना नहीं है, आपको आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है, वो जो बुक है आपके पास उसमें से वो चीज़ ढूंढने के लिए। और पहला ढूंढ करोगे आप, दूसरा करोगे, तीसरा करोगे। जैसे अगर आपने सितंबर 25 और इधर जैन 26 वाले 2 पेपर सॉल्व कर लिए, 10 केस स्टडी आपकी हो गई। आपके रियल लाइफ सिनेरियो से भी आप मैच कर सकते हो कि आप कितने देर में क्वेश्चन ढूंढ पा रहे हो, आप एक क्वेश्चन 40 से 50 मिनट के अंदर कर पा रहे हो पूरा कि नहीं कर पा रहे हो, आप कितनी जल्दी बुक हो। क्योंकि अब अगर आप यहाँ घर पे नहीं ढूंढ पाओगे तो वहाँ एग्जाम में तो और टेंशन होती है, तो आप वहाँ कैसे ढूंढ पाओगे। और अगर आप ऐसे 10 से 20 केस स्टडी सॉल्व कर लेते हो तो मुझे लगता है आपका ब्रेन पूरा तरीके से ट्रेन हो जाएगा कि हाँ, बुक में से आपको और पैनिक भी नहीं करना है आपको। क्योंकि अगर नहीं मिल पा रहा है तो नहीं मिल पा रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप ये घर पे करके देखोगे ना 15 से 20 केस स्टडी इस तरीके से सॉल्व, तो मुझे लगता है आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब आइए कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात जिससे मतलब मुझे हेल्प मिली थी, सबसे पहली बात, यूज स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच आप लगा के फ़ोन में रख सकते हैं, या छोटी सी जो वॉच आती है उसको अपने टेबल पे रख सकते हैं। स्टॉप वॉच लगा के पढ़िए, इससे आपको एक्चुअल आपके टाइम का पता चलेगा कि आप एक्चुअली में कितना देर पढ़ रहे हैं बैठ के। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि हम सुबह 9-10 बजे अपना पढ़ने बैठते हैं और रात में 11-12 बजे तक पढ़ते हैं। बीच में हम उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, टहलते हैं, बात करते हैं, और हमें लगता है कि हम 10 से लेकर रात के 12 बजे तक पढ़ने के माहौल में ही बिता रहे हैं। लेकिन हम एक्चुअली कितने घंटे पढ़ रहे हैं वो हमें स्टॉप वॉच से पता चलता है। आप स्टॉप वॉच लगाइए और अपने हैंड के जो रीच होता है ना, जैसे इतनी दूर आपके हैंड की रीच है, इससे भी दूर रखिए आप अपना फ़ोन, जिससे आपका हैंड डायरेक्टली उस फ़ोन को पकड़ना है। ठीक है, अगर आप, अब एक क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। ठीक है, अगर आपका हाथ आपके फ़ोन के रेंज में है तो आपका दिमाग कोई भी चीज़ सोचेगा ना, आपका हाथ जो है ना फ़ोन उठा लेगा, आप रोक नहीं पाओगे। तो इसीलिए कभी जब पढ़ने बैठो आपका फ़ोन आपके हैंड रीच से थोड़ा दूर होना चाहिए। ठीक है, तो आपने टाइमर स्टार्ट किया और रख दिया, और जब आप जैसे पानी पीने उठ रहे हो, खाने उठ रहे हो, थोड़ी देर टहलने उठ रहे हो, तो आप उसको स्टॉप करो, फिर वापस अपना टाइम शुरू करो। तो ऐसे जब आप रात बजा दो, रात में जब उठोगे, आप पढ़ के पूरा फाइनल सोने जाओगे, तो आप देखोगे आप कितने घंटे एक्चुअली में पढ़े हो। ठीक है, और अगर आप मेरी बात मानिए, मतलब मेरा, अगर आप मान सकते हैं तो मान लीजिए कि 4 से 5 दिन आप करके देखिए ना, फिर आपका मन खुद ही करने लगता है कि अगले दिन पिछले दिन से ज़्यादा पढ़ना है। ये हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, अपने हैबिचुअल अपने आप को बना रहे हैं उस चीज़ के। ठीक है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा मुझे मिला है, आपको भी मिल सकता है। और आपको कम से कम ऐसा प्लान करना है कि आपके 2 गुड रिविजन्स तो हो जाएँ एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम जो 1.5 दिन वाला अलग रिवीजन है, ठीक है? आपको उससे पहले 2 अच्छे रिवीजन कर लेने हैं आपको। और एक चीज़, अगर आप पहला रिवीजन जैसे कर रहे हैं ना, तो कभी आप ऐसा मत करिए कि पहला रिवीजन करते-करते फिर आप उसमें कुछ चीज़ छोड़ दे रहे हैं कि जब दोबारा दूसरा वाला करेंगे तो उसमें कर लेंगे। नहीं, जो आपको करना है सबसे पहले रिवीजन में ही करिए, और उसको दूसरे रिवीजन जब आप करेंगे तो जो पहले में जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उतने ही को रिवाइज करना, उसमें कोई एडिशन नहीं करना। जो एडिशन करना है आप पहले वाले में कर लीजिए। ठीक है, और दूसरी, चलिए आगे वाली बात करते हैं। अब जैसे आपका एक रिवीजन कंप्लीट होता है ना, तो कम से कम एक आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PYQ, आपको एक कम से कम सॉल्व करना है उस सब्जेक्ट का। जैसे एक सब्जेक्ट का आपका रिवीजन कंप्लीट हो रहा है पहला, तो आप तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप सितंबर 25 भी कर सकते हो या जैन 26 भी कर सकते हो। कोई भी एक पेपर उठाओ, 2 से 5 बैठो रियल टाइम एग्ज़ाम वाले में, और उसी में ही आप क्वेश्चन पेपर करो, और उसके बाद आप उसको सॉल्व करके चेक करो खुद से। ठीक है, और एक और चीज़, हाँ, ये आप कर लीजिए। और थियरी के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्युमुलेटिव रिवीजन करिए। क्युमुलेटिव रिवीजन से क्या मतलब है? क्युमुलेटिव रिवीजन से मतलब है, जैसे आपने पहले दिन पढ़ा एक चैप्टर, ठीक है, पहले दिन आपने एक चैप्टर पढ़ा, अब दूसरे दिन पे आप जंप कर रहे हो, तो सबसे पहले इस वाले चैप्टर को जो आपने पिछले पढ़ा है उसको पहले आप एक बार पहले रिवाइज करिए, फिर पहले आप इसको रिवाइज करिए, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करिए। ऐसे क्या होगा कि आपको 2-2, 3-3, 4-4 बार रिवाइज हो जाएगा आपका चैप्टर। ठीक है, ये सिर्फ थियरी के लिए करना है। ठीक है, तो यही तक बातें थी आपकी। अगर आपके कोई डाउट होंगे
और या किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई बातें होंगी तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।